हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। आज की डेट है 15 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ कवर्ड है। सबसे पहले ये अष्टमुडी लेक के बारे में न्यूज़ कवर्ड है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुकी है, जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये इंफॉर्मेशन पास की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को, ताकि वो वाटर क्वालिटी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले सके ताकि ये पर्टिकुलर लेक को प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके अच्छे से। तो चलिए हम देखते हैं कुछ डिटेल्स जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो अष्टमुडी लेक हम देखेंगे ये है कहाँ। तो ये कोलान डिस्ट्रिक्ट केरला में है, केरला में याद रखनी है। यहाँ पे यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम है और इसकी जो शेप है वो पाम शेप में है ये पर्टिकुलर लेक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन। तो आपको याद रखनी है ये अष्टमुडी लेक केरला में है, ठीक है, और ये रामसार कन्वेंशन के अंदर है। अब हम देखेंगे द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डील करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज वाली पर्टिकुलर केसेस पे। सेटअप कैसे हुई है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में आई थी, इसी के तहत इसे सेटअप किया गया है। और इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिन्होंने ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वो कर सके, इन्वायरमेंट को वो प्रोटेक्ट कर सके। आपको याद रखने की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दो कंट्री है जिन्होंने इंडिया से पहले ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर एक्ट है जहां एनजीटी के पास पावर्स हैं और जहां एनजीटी को प्रोहिबिट किया गया है। तो वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, द फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंदर एनजीटी के पास पावर है कि वो इनसे अगर कोई केसेस अराइज होगी तो उससे ये डील कर सकती है। पर कुछ ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। तो कौन कौन सी ऐसी एक्ट्स हैं जहाँ एनजीटी हियर नहीं कर सकती है कोई भी केसेस को अगर इश्यूज अराइज होती हैं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या ऐसी और कोई लॉ जो स्टेट बनाती है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ ट्री हो, फॉरेस्ट हो, या कोई और भी मैटर्स में। तो आपको याद रखनी है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 1972, इन दोनों के तहत, इन दोनों पर्टिकुलर एक्ट में एनजीटी के पास पावर नहीं है। आपको याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी अगर बेसिक चीज़ पे पूछती है तो ठीक, अदरवाइज अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा तो यूपीएससी ऐसे करेगी कि इसमें से 3 एक्ट ले लेगी या 2 एक्ट ले ले और 2 इसमें से एक्ट ले ले और आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कौन सी पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर एनजीटी के पास पावर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। अब हम देखेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1974 में हुई है। और कौन सी एक्ट के द्वारा हुई है? तो वाटर एक्ट 1974 के द्वारा हुई है। हालांकि ये वाटर एक्ट 1974 के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी, पर इसके पास एयर एक्ट 1981 के अंदर भी पावर है कि, कोई सी भी अगर केसेस अराइज होती हैं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस पर डील कर सकती है। तो पावर्स आपको याद रखनी है, वाटर और एयर एक्ट दोनों में है सीपी की। अब हम कुछ और डिटेल्स देखेंगे। तो काम क्या करती है वैसे सीबी? तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उन्हें ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, और कोई सी भी ऐसी डिस्प्यूट होती है अगर इस पर्टिकुलर बोर्ड्स के बीच में तो उसे ये रिजॉल्व करती है। जैसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद रखनी है किस फील्ड में? तो पोल्यूशन कंट्रोल में। और सीपीसीबी आपको पता होगा, ये नेशनल वाइल्ड एक प्रोग्राम चलाती है जिसे हम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कहते हैं, NAMP, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहां सीबीआई के बारे में बात की गई थी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो मुंबई की, उन्हें साइबर क्राइम केस में उन्हें अरेस्ट किया गया था। पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसे अरेस्ट किया गया, किस मैटर पे अरेस्ट किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये हमें पॉलिटी में भी पढ़नी है, राइट। और थ्रू आउट
ईयर ये सीबीआई न्यूज़ में ही रहती है, ठीक है, तो हमें इसे कवर करना होगा। तो ये डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, याद रखनी है आपको। किसके अंदर ये ऑपरेट होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर। अब सीबीआई को एग्जाम किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, इससे आपको याद रखनी है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया गया है 1963 में। कैसे? तो एक रेजोल्यूशन पास हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो आपको याद रखनी है कि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थी, बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स को, आपको याद रखनी है। और ये वैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसकी रिकमेंडेशन पे आई है? तो सनातन कमेटी के द्वारा, आपको याद रखनी है। कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको याद रखनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये। और पावर कहाँ से मिलती है सीबीआई को? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा। और ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको याद रखनी है। और इसे डायरेक्ट कौन करता है, हेड कौन करता है? तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, आईजीपी इसे हेड करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर आई है सरदार सरोवर डैम के बारे में न्यूज़, पर आपको पता होगा कि ये डैम किस पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे? तो नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसे देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी, पूरी ईयर आपको बहुत सारी ऐसी डैम्स न्यूज़ में देखने को मिलेगी, और बहुत सारी डैम्स है इंडिया में, राइट। तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम उतने सारी डैम्स को याद रखें, इसलिए डैम वगैरह यूपीएससी बहुत रेयर चांसेस पे आपसे पूछेगी। पर रिवर्स पे हर साल क्वेश्चन या मोस्टली फ्रेम होती है, राइट। या तो रिवर की जो जनरल डिटेल्स है, बेसिक चीज़ें हैं, उस पर पूछ ले, या तो एज अ जनरल स्टेटमेंट आपसे इसकी ट्रिब्यूटरी पूछ ले, या तो स्पेसिफिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, ऐसे। तो इस टाइप से क्वेश्चन तीन चार तरीके से फ्रेम होती हैं रिवर्स पे, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, आपको याद रखनी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और लार्जेस्ट ये रिवर है मध्य प्रदेश की। कौन कौन सी स्टेट से ये बहती है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश। इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कही जाती है। अब नर्मदा रिवर अराइज कहाँ से होती है, यानी ऑरिजिनेशन कहाँ है, ऑरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है इसकी? तो अमरकंटक प्लेट्यू, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक प्लेट्यू से ये ऑरिजिनेट होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ट्रांस बाउंड्री नॉर्थ और साउथ इंडिया में ये फॉर्म करती है, आपको याद रखनी है। और ये गल्फ ऑफ कंबाट में ड्रेन करती है, जो अरेबियन सी में है। अब ये पर्टिकुलर रिवर है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो क्या कौन सी ऐसी रेंजेस है जिसके बीच में ये रिवर है? तो सतपुरा और विंध्या रेंजेस, आपको याद रखनी है, सतपुरा और विंध्या रेंजेस। और ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। अब ये मैप है, और मैप में यहाँ नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो अभी जहाँ मेरी कर्सर, ये मध्य प्रदेश है, और इधर आप गुजरात देख सकते हैं। तो ये है नर्मदा रिवर। अब हम ट्रिब्यूटरी देखेंगे, बहुत सारी हैं, ट्राई करें तीन चार बारी से रिवाइज करने की। अगर आप रिवाइज कर पाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक कौन कौन है? तो खरमेर, बुरनेर, बंजार, तेमूर, सनेर, सेर, सकार, दूधी, सुखरी, तावा, हथेर, गंजाल, अजनल, मचाक, छोटा तवा। कावेरी एमपी में है, कावेरी, ठीक है। खुरकई, खुंडा, बोराद, देव, गोई, करजान। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो सिलगी, बलई, गौर, ईरान, बिरांजो, तेंदोनी, बरना, कोलार एमपी वाली कोलार, सिप, जमेर, चंद्रशेखर, खहरी, कनेर, चरौल, कराम, मान, उरी, हथनी और ओरसांग। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च रिसर्च के बारे में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, ठीक है, जहाँ उन्होंने साइन किया कोई क्लिनिकल ट्रायल्स पे ड्रग मॉलिक्यूल्स पे कोई पैक्ट, ठीक है। अब ये पैक्ट एक्ट यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है, आपसे आईसीएमआर के बारे में पूछेगी, तो उसे ही हम देखेंगे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एपेक्स बॉडी इंडिया में, आपको याद रखते हैं, जो कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को, ठीक है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरी वर्ल्ड में, आपको याद रखनी है। अब इसे फंड कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कैसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर के तहत इसे फंड किया जाता है, यानी इस मिनिस्ट्री के द्वारा फंड किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा। ठीक है, अभी 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप की थी, यानी यह देख सकते हैं आप ब्रिटिश टाइम पीरियड के द्वारा ये रिसर्च बॉडी को इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, 1911 में। उस टाइम इसे जाना जाता था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन से। बाद में 1949 में इसे रीडिज़ाइन किया गया और इसकी नाम रख दी गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बेसिक चीज़ है, 2 लाइनर या 3 लाइन स्टेटमेंट में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। आईसीएमआर को कौन प्रिसाइड करता है? तो आपको पता होना चाहिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। और 2007 से ही आईसीएमआर को क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के लिए कंसर्न कर दिया गया था, यानी जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होगी उसको रजिस्टर और लाइसेंस कौन देगा? तो आईसीएमआर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक इमेज आई है फसल के बारे में। आपको पता होगा यूपीएससी ऐसे अजीबोगरीब वो टर्म्स वाली चीज़ें पूछती है और पूछती है आपसे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आई थी, एक फिश की एक फसिल है उसे, तो नाम क्या है? नगमू गावी विरिंगारी। ये फिश फॉसिल है, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इस ऐसी जो रहती है न्यूज़, आप इसे ज़रूर नोट डाउन किया करें नोटपैड में, क्योंकि यूपीएससी पूछती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, फॉसिल है ये फिश के। अब ये मिशन मौसम के बारे में न्यूज़ आई है, अब हम इसे देखेंगे। एक बार और हमने इसे डिस्कस किया हुआ था, आज ये आर्टिकल में आई है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मिशन मौसम लाई क्यों गई है? तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लाई गई है। कहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट ये करेगी? तो एटमॉस्फेरिक साइंसेस में, वेदर फोरकास्टिंग और मैनेजमेंट में। एक मौसम मिशन या मिशन मौसम, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है, आप याद रखनी है। 2000 करोड़ के आउटले के साथ इस मिशन को स्टार्ट किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर टाइम पीरियड के लिए है। तो 2 लाइनर स्टेटमेंट, एक दो स्टेटमेंट वाली जो क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, उसमें आपसे मिशन मौसम के बारे में पूछ सकती है। अब ये एक आई है पर्टिकुलर न्यूज़ जहाँ पे प्रिजनर्स को स्वैप किया गया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ उतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक रीज़न इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये है कुर्स्क रीजन। ठीक है, अब कुर्स्क रीजन कहाँ पे है? तो ये रशिया में है। और ये रीज़न क्यों न्यूज़ में आई थी? क्योंकि यूक्रेन ने बहुत ही पावरफुल अटैक, अब तक की बहुत पावरफुल अटैक कुर्स्क रीजन में की थी, और 2-3 बार की थी, और ये कहाँ है? रशिया में है। तो कुर्स्क रीजन से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। और इससे पहले कुछ और भी रीजन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, तो उसे अगर आपने नोट डाउन किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब ये एक न्यूज़ है जहां ईरान ने एक रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे। तो चामरान 1, आपको याद रखनी है, चामरान 1 ये एक रिसर्च सैटेलाइट है ईरान की। ठीक है, याद रखनी है, पूछ सकते हैं रिसेंटली चामरान 1 देखी गई थी न्यूज़ में, ये कौन सी कंट्री की रिसर्च सैटेलाइट है, ऐसे करके पूछ सकती है, या कौन सी कंट्री से ये कंसर्न करती है, या ये है क्या चीज़, ऐसे करके आ सकती है, इसलिए आपको याद रखनी होगी। और ये लॉन्च कैसे हुई थी? तो गहीम 100 लॉन्चिंग व्हीकल से ये लॉन्च की गई है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे ज़्यादा इंटरनेशनल सैंक्शन ईरान पर है, ऑलरेडी लगी हुई हैं, फिर भी इंडिजीनियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईरान कर रही है। तो आप देख सकते हैं बिना किसी कंट्री से हेल्प लिए हुए इन्होंने अपनी खुद की एक रिसर्च सैटेलाइट को डेवलप की है। तो आपको ये पता होना चाहिए चामरान 1 कि ये क्या है। तो थैंक यू सो मच। आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतनी ही जानकारी थी, और उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी नई जानकारी आपने आज सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखा ही है आपने। और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।